जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा के अंतर्गत बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। इसका एक पाठ हमने देख लिया था, ये लगभग हमारा आखिरी पाठ है अधिनियम से। ठीक है, इसके बाद हम एक दो वीडियो में देखेंगे इतिहास, दो तीन वीडियो में देखेंगे कि संविधान में कहाँ कहाँ किस कौन से अनुच्छेद में, है ना, कौन कौन से आर्टिकल में श्रमिकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, और आज बंधित श्रम उत्पादन में देखेंगे और कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था ये हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय देख लिया था। देखिए, ने धारा 12 तक देख लिया था। ने बंदित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 के 12 धारा नंबर 12 तक हमने देख लिया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के बारे में और इसके कर्तव्यों के बारे में हमने समझा था। आगे हम समझने वाले हैं सतर्कता समिति क्या होती है। ठीक है, इससे पहले वीडियो यदि आपके लिए नया है तो पहले पुराना वीडियो देख लीजिएगा, है ना, इसी का पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आज के पार्ट देखिएगा। सबसे पहले समझिए कि सतर्कता समिति क्या होती है। ठीक है, सतर्कता समिति क्या होती है। देखिए, तो धारा नंबर 13 कहता है सतर्कता समिति के बारे में, तो प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड, उपखंड का मतलब होता है जनपद या जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, जनपद में उतनी ही सतर्कता समिति गठित करेंगी जितना वो समझे। ठीक है, तो सतर्कता समिति गठित करने का जो पावर है वो किनके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, अब उस समिति में क्या क्या होगा, तो किसी जिले के लिए यदि कोई गठित होती है समिति, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? सबसे पहले जिले का मजिस्ट्रेट या इस मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट या फिर इस मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा उस समिति का। क्या कहा? जिले स्तर के लिए जो सतर्कता समिति बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? या तो जिला मजिस्ट्रेट होगा या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नामित किया गया कोई व्यक्ति वहां का अध्यक्ष होगा। उसके अलावा 3 व्यक्ति सदस्य के रूप में रहेंगे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब है एससी और एसटी। ठीक है, एससी और एसटी के होंगे और वो उसी जिले में निवासरत हो। ठीक है, जो जिला मजिस्ट्रेट, अब इनको भी नामित कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट उनको नामित करेगा। किनको? 3 व्यक्ति होगा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति और जिले में निवास कर रहे लोगों में से कोई 3 को वो नाम निर्दिष्ट करेगा। कौन? जिला मजिस्ट्रेट। दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, है ना, जो जिले में निवासित हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, जिले में ग्रामीण विकास के संबंधित शासकीय अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक से अधिक के लिए अधिक से अधिक 3 व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जा सकते हैं। ये किनके लिए है? सतर्कता समिति गठित करने के लिए। अगला है जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया गया है। ये थोड़ा क्लिष्ट वाला है, आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको ये पता चलेगा कि क्या इसमें कह रहा है। अगला है, यदि अब हम उपखंड के लिए सतर्कता समिति गठित करेंगे तब क्या करेंगे? देखिए, तो उपखंड मजिस्ट्रेट उसके द्वारा या नामित, सेम जैसे हमने जिला सतर्कता के लिए पढ़ा था उसी प्रकार है उपखंड के लिए, या तो उपखंड मजिस्ट्रेट होगा अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष द्वारा नामित कोई व्यक्ति अध्यक्ष कहलाएगा। 3 व्यक्ति यहाँ भी करना है, एसटी एससी और उपखंड में निवास कर रहे हैं किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी। कौन? उप मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा। तीसरा है 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो उपखंड के निवासी हो। कितने? 2 सामाजिक कार्यकर्ता। उसके हिसाब से कितने? देखिए, यहाँ पे एक सदस्य हो गया, 3 लेना है यहाँ से, है ना, 3 जनसंख्या, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता लेना है यहाँ से, तो ये हो गया उपखंड निवासी जो जिला में किए जाएंगे। उपखंड में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अभिकरण में प्रतिनिधित्व करने से एक से अधिक या 3 व्यक्ति, यहाँ भी 3 व्यक्ति को लिया जाएगा। ठीक है, उपखंड में वित्तीय और
प्रत्यय संस्थानों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, टोटल कितना हो गया ये 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10, लगभग 10 लोग की समिति बनेगी या फिर सतर्कता समिति बनेगी उपखंड के लिए। अगला है सतर्कता समितियों का काम क्या होगा। ठीक है, अब गठन तो कर दिया जिले और ब्लॉक लेवल में, अब इनका काम क्या होगा, तो यह इनका काम होगा कि यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, है ना, सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसके लिए कोई जिला मजिस्ट्रेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई या उनके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी, है ना, काम देख रहा है नहीं देख रहा है, इन सब के लिए काम देखना और सलाह देना ये समिति का काम है। ठीक है, देखिए बंधित श्रम पद्धति में जितने भी नियम लागू किया गया है कि कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा, किसी को भी ऋण देने का अधिकार नहीं रहेगा, है ना, नियम जैसी लागू होगा तो पुराना जो ऋण बचा होगा उसको पेड करने की आवश्यकता नहीं है। इस सब प्रकार की क्रियाओं पर, है ना, सतर्कता समिति अपना कार्य करेगी। मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना। कई बार सेठ साहूकार या बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के अंदर जो उसके है ना, जो श्रमिकों को वहां से छुड़ा के लाया गया है, उनको वापस उनको सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास किया है कि नहीं किया है, ये सब की जानकारी रखना, ये सब का काम किसका है, सतर्कता समिति का है। मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था ग्रामीण बैंकों और सोसाइटी को, जो भी श्रमिक को मुक्त करके लाया जाएगा उनको काम को उद्देश्य देना, उनको पैसे के लिए व्यवस्था करना, ये सभी उनका देखने का काम है। ठीक है, उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन होता है, ये सब काम है किनका, सतर्कता समिति का। ठीक है, आगे और काम कुछ दिया गया, देखिए यह सर्वेक्षण करना कि क्या ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नियम बनाने से अगर कुछ चूक गया है, कुछ बच गया है, तो ऐसा कोई जानकारी जो इस अधिनियम से छूट गया है वैसा भी अपराध को पता करना समिति का काम है। मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के उनके कुटुंब सदस्य के या उन पर आश्रित व्यक्तियों के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतीक्षा करना जो संबंधित, देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिसको भी आपने मुक्त किया है बंधुआ मजदूर में, तो उनके कोई कुटुंब के जो सदस्य होंगे, है ना, वो कहीं ऋण के जाल में न फंस जाए, है ना, या उनका कोई लेन देन साहूकार से कोई वाद विवाद ना हो, ये सब देखने का काम भी किनका है, समिति का है। दूसरा है सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतीक्षा करे और इस वाद प्राधिकृत सदस्य मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों को ऐसे अभिकर्ता किया जाए। देखिए ये वाला सेक्शन अपना काम करनी है, बाकी वहां हमारा काम करता है। अब देखते हैं सबूत का भार क्या होता है। धारा नंबर 15, जब कभी किसी बंधित श्रमिक या सतर्कता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में दावा किया जाए, क्या कहा है, जब कभी किसी बंधित श्रमिक या सतर्कता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में दावा किया गया कि वह बंधित ऋण है, तो ऐसे ऋण के बंधित ऋण ना होने पर सबूत का भार लेना। ठीक है, ऐसा कोई बात आता है कि ऋण लिया है नहीं लिया है ना, इन सब का सबूत का भार किनके ऊपर होगा, समिति के ऊपर। बंधित श्रमिकों के प्रवर्तन के लिए दंड। ठीक है, जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बंधित श्रम करने के लिए विवश करता है, ठीक है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद ही सेठ साहूकार यदि अपने अंतर्गत बंधक में रखे हुए या नए बंधक को रखने की विवश करता है, उसको जबरदस्ती अपने पास काम करवाता है बंधुआ मजदूर के रूप में, तब के उनको दंड दिया जाएगा। कितना, या तो 3 साल होगा या फिर 2000 रुपये, या दोनों दंडनीय हो सकता है। इसलिए बंधुआ मजदूर रखने के लिए इस नियम के बाद, है ना, यदि वो पहले से रखा हो या फिर और नए रखने की इच्छा रखता हो तो इस प्रकार उनको नहीं करना है। और यदि कोई सेठ साहूकार या फिर कोई भी लोग जो बंधुआ मजदूर करते हैं उनके लिए सजा है 3 साल और 2000 रुपये। बंधित ऋण बंधित ऋण के दिए जाने के लिए दंड। कोई
जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी भी व्यक्ति को ऋण देगा है, मान लिया जाता है ये कोई व्यक्ति है और ये हमारा सेठ साहूकार है, तो ये व्यक्ति अगर खुद भी जाके बोलेगा कि सेठ जी मुझे ऋण दे दीजिए, मैं आपके पास काम करूंगा, है ना, तो इनके बोलने पर भी, इनके अनुनय विनय करने पर भी इस सेठ महाराज को इन्हें ऋण नहीं देना है एज अ बंधुआ मजदूर के लिए। ठीक है, देखिए किसी अन्य काम के लिए ऋण दिया जा सकता है, लेकिन बंधुआ मजदूर के लिए उनको ऋण नहीं देना है। ठीक है, इनके कहने पर भी यदि फिर भी ये ऋण देता है और बंधुआ मजदूर कराता है ना, या फिर बंधुआ मजदूर के लिए इनको ऋण देता है, तब इनको सजा हो कितना, 3 वर्ष तक का होगा या 2000 रुपये इनको दंडनीय होगा। 18 नंबर है बंधित श्रम पद्धति के अधीन बंधित श्रम कराने के लिए दंड। ये भी हुए जब जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी ऐसी रूढ़ी परंपरा संविदा करार या अन्य लिखित का प्रवर्तन करेगा जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति कुटुंब के किसी सदस्य पर व्यक्ति को आश्रित किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि बंद, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, यदि कोई बंधुआ मजदूर रखता है उसके कुटुंब को, परिवार को, जैसे उनकी गांव में परंपरा रहा हो, सदियों से परंपरा चलते आ रहा हो, संविदा हो गया, करार लिखवा लिया गया, इकरारनामा लिखवा लिया गया, उसके बाद भी यदि वो बंधित श्रम करवाता है तो उनको 3 साल का सजा होगा और 2000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। ठीक है, ऐसा इनका कहना है यदि जुर्माना वसूल किया जाता है। अगला है बंधित श्रमिकों को संपत्ति पर कब्जा वापस करने का लोभ या असफलता होने पर। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम की अपेक्षा की गई है कि ऐसा अधिनियम कहता है कि जब जैसे ही अधिनियम लागू होता है तो जितने भी बंधक मजदूर आपने रखे हैं उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में रखा है ना, तो जैसे ही ये अधिनियम लागू होता है आपको उस बंधुआ मजदूर को छोड़ना है, साथ में उसके जो सामान है, सामग्री है, घर द्वार, रुपया पैसा, सोना चांदी जो भी है उस व्यक्ति को वापस करेगा। ठीक है, यदि वो नहीं करता है तब उसको दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा ये हमको यहाँ पे दिया गया, प्रत्येक दिन के दौरान कब्जे में किया गया 5000 रुपया दंड कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा एक बार। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम द्वारा या अपेक्षा की जाती है कि वह किसी संपत्ति का कब्जा किसी बंधित श्रमिक को वापस करे। ठीक है, इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 दिन की अवधि के भीतर करने में यदि वो असफल रहता है, मतलब इस अधिनियम के लागू होने के 3 दिन तक भी यदि बंधक श्रमिक को नहीं छोड़ता है, उसके सामानों को नहीं छोड़ता है ना, तब क्या करेगा, उसे दंड मिलेगा, है ना। तो यदि उसको कुछ कारावास होगा 1 साल तक का, या 1000 रुपये जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। यदि जुर्माना वसूल किया जाता है तो उसमें से बंधित मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जितने के दौरान संपत्ति कब्जा कर वापस नहीं किया गया था 5 रुपये की दर से संदाय किया जाएगा। मतलब जो पैसा वसूला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उस संबंधित को वापस कर दिया जाएगा 5 रुपये प्रति दिन के हिसाब से। अगला है दुष्प्रेरण का अपराध होना। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को दुष्प्रेरण मतलब इस अपराध को करने के लिए प्रेरणा देता है ना, उनको भी दंड मिलेगा, इनका कहना है। ठीक है, अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना। ऐसे कोई अपराध होगा तो उसको कौन सुनेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुनेगा जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अपराधों का संज्ञान इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। इसमें अपराध जैसे होगा तो वो संज्ञेय का मतलब होता है दंड, है ना, दंड होगा, और वो जमानती होगा। ऐसा नहीं कि नॉन अवेलेबल होगा, वो जमानत लिया जा सकता है इस अपराध के अंतर्गत। यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो भी वो कोर्ट से जमानत ले सकता है। ठीक है, आगे है धारा नंबर 26। तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार। इस अधिनियम में कुछ भी हेरफेर करना है, कुछ भी नया जोड़ना है, हटाना है, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, लास्ट धारा पढ़ेंगे निरसन और व्याप्ति। ठीक है, तो ये हमारा कोई काम करनी है। तो ये था हमारा बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976। वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।